नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करती है। 9 महीने में तेजी से विकास हुआ है। हम अपने संवेदनशील जिलों में सरकारी योजनाएं पहुंचा रहे हैं। सुनिए क्या कहा। कानून व्यवस्था अच्छी है और तत्काल सरकार कार्रवाई कर रही है। जो भी अपराधी हैं तत्काल सरकार कार्रवाई कर रही है। और हम समझते हैं कि पिछली सरकार में पत्रकारों के साथ बहुत ज्यादती हुई। आप सब लोग उसके मतलब साक्षी हैं, अनुभवी हैं। और विकास तेजी से हो रहा है 9 महीने में। और जो हमारे संवेदनशील जिले हैं, बस्तर के 5 जिले, वहां भी हम लोग लगातार नियत निलाना के माध्यम से सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं और मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई भी लड़ रहे हैं और वहां शांति व्यवस्था कायम हो रही है। पूर्व भाजपा नेता अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अशोक तंवर भाजपा में भी बोझ बने हुए थे। कांग्रेस में भी जाकर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग जागा गल बगल के हैं उन्हें जागा दिक्कतें होती हैं। हरियाणा में अशोक तंवर जो है कांग्रेस के वापस आ गए हैं। भाई बीजेपी में भी बोझ बने हुए थे। सिटिंग एमपी का टिकट काट के उनको दिया था। सुनीता दुग्गल लाखों वोट से जीती थी। अशोक तंवर को दिया, अच्छा सिला दिया उन्होंने हमारे प्यार का, और फिर चले गए तो क्या फायदा हुआ। वहां भी जाकर उनको कुछ नहीं मिल रहा है। जो लोग ज्यादा दल बदलते हैं उनको ज्यादा दिक्कत होती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कल भोपाल में अतिथि शिक्षकों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ ये एक तरह की तानाशाही है। जिस अतिथि शिक्षकों को चुनाव से पहले नियमित करने के वादे शिवराज सिंह चौहान ने किए थे उनका अब तक पालन नहीं किया गया। ये ग्वालियर चंबल की धरती से कल भोपाल में अतिथि शिक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, जो अराजकता हुई, ये एक तरह से तानाशाही है। आप देखो कि जिन अतिथि शिक्षकों के लिए सिंधिया जी ने ये कहा कि मैं सरकार गिरा दूंगा और गिरा दी, जिन अतिथि विद्वानों को चुनाव से पहले नियमित करने के लिए शिवराज जी ने बड़े बड़े वादे किए और अपने घोषणा पत्र में उनसे जो वार्ता हुई उसमें भी बात की, उसका भी आज तक पालन नहीं किया। फिर ये मोहन यादव जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा था जब कांग्रेस की सरकार थी कि इनको नियमित किया जाए वर्ग 1, 2 और 3। तो रात में लाइट बंद करके लाठियां बरसाना, ये मैसेज क्या है? मतलब शिक्षकों को जो भविष्य बनाता है देश का और प्रदेश का, जो शिक्षा जगत अपने परिवार की यातनाओं को आत्मसात करता है पर देश के लिए, प्रदेश के लिए, भावी भविष्य के लिए लड़ता रहता है, उसके साथ ऐसा लाठी चार्ज करना ये बर्बरता है। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी बहनों के साथ अत्याचार इस सरकार के दौरान हो रहे हैं, रोज 18 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और इसका जब विरोध अलग अलग तरीके से करते हैं तो हमारा जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है प्रदेश के मितेंद्र, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। ये मैसेज क्या है कि बहनों के बलात्कार होंगे और आम जनता आवाज नहीं उठा सकती है, इनकी खिलाफत बात नहीं कर सकती है। अरे यही प्रदेश है जिसमें 1 साल की बच्ची से 15 साल की बच्ची के रेप में हम नंबर 1 आ गए। अरे ये मां शक्ति के दिन चल रहे हैं, नवरात्रा के दिन चल रहे हैं। ऐसे में अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाए, यूथ यहाँ का आवाज नहीं उठाए, यहाँ की जनता आवाज नहीं उठाए, तो फिर कौन उठाए? आपके कानों में तो जू रेंग नहीं रही है, आपका प्रशासन तो करप्शन की भेंट चढ़ गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा है। देश 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी भी कर रहा है। के लिए शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, उसमें आज दीक्षांत समारोह में मुझे उपस्थित रहना है। वर्तमान समय में मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। देश 2036 में ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 10 साल में
भारत ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि देश स्पोर्ट्स सेक्टर में 1 से 10 क्रम में आए, और जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण करेंगे, तब देश स्पोर्ट्स सेक्टर में 1 से 5 क्रम में आएंगे। उस उपलक्ष्य में यही धरती से नए खिलाड़ियों को निर्माण करने वाला कोच की ट्रेनिंग और कोच का एजुकेशन भी यहाँ हो रहा है। आने वाले दिनों में यही संस्थान से कई नए खिलाड़ी भी निर्माण होंगे और खिलाड़ियों को बनाने वाले हमारे कोच भी यही संस्थान से निकलेंगे ताकि देश आगे बढ़ पाए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि लोग बेहद उत्साहित हैं। खेल के मैदान में 14 साल का वनवास अब खत्म हो गया है। ग्वालियर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम अब बनकर तैयार है। 200 करोड़ के माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोमांचक मैच खेले जाएंगे। हमारी क्षमता 30,000 है। बहुत ही उत्साह है। 14 साल का वनवास खेलकूद के मैदान में अब समाप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट का स्टेडियम ग्वालियर का तैयार हो चुका है। 200 करोड़ का श्रीमंत माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रोमांचक एक मैच होगा। हमारी 30,000 की कैपेसिटी है और दोनों टीम पहुंच चुकी हैं। मैं रोज देख भी रहा हूं, प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। ये हमारा सदैव एक हाई स्कोरिंग पिच पुराने स्टेडियम में भी रहा है, मुझे विश्वास है नए स्टेडियम में भी रहेगा। अभी जो लीग की मैचेस भी आयोजित की गई थी, बहुत हाई स्कोरिंग पिच रहा है। बहुत रोमांचक खेल हमारे ग्वालियर, चंबल और समूचे प्रदेश के वासियों के लिए आयोजित होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। चलिए। सरगुजा जिले के सीतापुर में बहुचर्चित संदीप लकड़ा हत्याकांड के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वारदात में शामिल 8वें आरोपी को गोवा से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्याकांड मामले में शामिल मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे और उसके ड्राइवर की तलाश पुलिस अभी कर रही है। संदीप लकड़ा हत्याकांड मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किया गया है। कहां से गिरफ्तार किया गया है और आरोपी की भूमिका क्या है? संदीप लकड़ा हत्याकांड में एक और आरोपी, जो कि 8वां आरोपी है, मोहम्मद सबा अंसारी, उम्र 30 वर्ष, इसका घर गिरिडीह झारखंड पड़ता है। इसको सीतापुर पुलिस और अंबिकापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया गया है, गोवा से लाया गया है। और इसने बताया कि जिस रात 7 जून की रात जब संदीप लकड़ा को अभिषेक पांडे और उसके साथियों ने उठाकर लाया था, उसके साथ मारपीट की थी और अधमरे हालत में एक गोडाउन में उसको रख दिया था। तो अधमरे हालत में इस संदीप लकड़ा की पहरेदारी करने के लिए 2 व्यक्तियों को रखा गया था, जिसमें से मोहम्मद सबा अंसारी, जिसको हमने अभी गिरफ्तार किया है, वह अभी वहां पर मौजूद था। तो इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में इसकी संलिप्तता पाई गई और जिसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। मुख्य आरोपी फरार है, उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तक अभिषेक पांडे और उसका ड्राइवर राजा ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और लगातार जहां भी उसकी संभावित जो पते पहचान में आ रहे हैं वहां पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अभी तक से हम मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे और उसके ड्राइवर को पकड़ पाने में असफल रहे हैं, लेकिन आशा है कि हम जल्द उसे पकड़ पाएंगे। थैंक यू। बलरामपुर जिले में हुए डकैती के आरोपियों तक पुलिस अब पहुंच चुकी है। इस मामले से जुड़े एक महिला सहित 5 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये हिरासत में लिए गए लोग देश के विभिन्न जगहों में मिले थे। आपको बता दें, उनके पास से लूटे गए सोना, चांदी और नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस अभी इस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। पता तलाश जो है हम लोग कर रहे हैं। वो माइनर लोग हैं जो जिनको मतलब कि ये मोनू उर्फ बुकिंग सोनी जो है वो लाया था और उनकी पता तलाश हम लोग जो है वो जारी, और पुलिस बहुत ही करीब है उनको पकड़ने। सर मूल जी नहीं, इनकी बेसिकली आदतन चोर है। ये एक पेशेवर पूरा का पूरा गिरोह है, आदतन गिरोह है पूरा का पूरा, और लगातार इन लोगों ने पहले भी हत्या, लूट, डकैती और गंभीर आरोप जो आप देख सकते हैं उनको अंजाम दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये लोग आदतन अपराधी हैं और आदतन अपराधी जो मोडस ऑपरेंडी से काम करता है वैसे ही ये लोग काम करते हैं। घटना की प्लानिंग का प्लानिंग जो है
वो इन लोगों के द्वारा, सभी के द्वारा मिलकर जो है वो किया गया था। और 2 से 3 दिन तक ये लोग लगातार यहाँ पर रेकी कर रहे थे। यहाँ पर आसपास में आकर उन लोगों ने देखा था कि कहाँ पर क्या चीज़ जो है जहाँ पर मतलब हम लोग हिट कर सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने ये समय और ये टाइमिंग और ये दुकान को है चूज़ किया था और फिर इसमें जो है घटना को अंजाम दिया। इसमें आज जो है हम लोगों को 2 पिस्टल बरामद हुई है। उसके अलावा अगर कोई जो हथियार जो है वो बरामद करना होगा तो हम लोग उसमें भी पूछताछ जो है सघन पूछताछ करेंगे, और आगे भी अगर जो आर्म्स होंगे तो उनको बरामद किया। सर, इस बारे में सोना तकरीबन 3.354 किलोग्राम का सोना जो है वो बरामद किया है। 7 किलो 280 ग्राम चांदी बरामद की है। 2 बैंक अकाउंट जो अंजनी इक्का के हैं जिसमें 5,80,000 रुपये को फ्रीज किया गया है। 1 बोलेरो वाहन जो है उसको जब्ती किया गया है। 2 अपाचे बाइक को जब्ती किया गया है। 2 नग पिस्टल को जब्ती किया गया है, जिसका कुल कीमत जो है 2,40,00,000 रुपये। जगदलपुर शहर में नवरात्रि के दौरान विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित किया जा रहा गरबा कार्यक्रमों की निगरानी का ऐलान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कर दिया है। शहर के पत्रकार भवन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता करके गरबा का आयोजन करने वाली संस्थाओं को चेतावनी दी है। नवरात्रि में हमारे आस्था संस्कृति को लेकर हम लोग एक उत्सव के रूप में गरबा का वो करते हैं, लेकिन अभी लगातार कुछ समय से देखा जा रहा है इसको एक व्यवसाय के रूप में। कुछ अन्य धार्मिक लोग भी उसमें शामिल होकर हमारे इवेंट में शामिल होकर हमारे संस्कृति आस्था के साथ खिलवाड़ करके अनगलत गाना बजा के हमारे इवेंट का मजाक बना के जो करते हैं, हम आज जो आयोजक है उन लोगों को स्पष्ट चेतावनी देना चाह रहे हैं। जो हमारे आस्था हमारी संस्कृति को जो अपमान करते हैं, जो हमारे धर्म को नहीं मानते हैं, माँ दुर्गा का जो अपमान करते हैं, ऐसे लोग को गरबा में या इवेंट में वर्जित होना चाहिए और सभी को प्रवेश द्वार में टीका का एकदम स्पष्ट हो, टीका लगाएं और गंगा जल उनको दें, ताकि हमारे संस्कृति परंपरा से कैसे पता चलेगा। ऐसा एक कम से कम हमको व्यवस्था रखनी चाहिए आयोजक मंडल को। और अगर अभी हमारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा कुछ टीम बनाई गई है, पूरे आयोजक मंडल जहां भी गरबा होगा इवेंट होगा वहां पुरानी निगरानी रहेगी। अगर कहीं गलत कृत्य करते हुए पाया गया और हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए पाया गया तो उन आयोजकों के ऊपर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्रवाई कराने में बाध्य होगी। भोपाल के लिंक रोड स्थित निवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बनाने के बहुत फायदे होंगे। अभी रेवेन्यू का अमला किसान की हर डिटेल का रिकॉर्ड रखता है, अब डिजिटलाइजेशन कर देने से हेरफेर रेवेन्यू अमला कर सकेगा। नुकसान हुआ तो वास्तव में कितना हुआ इसका पता चलेगा। मित्रों, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे। पूरा देश इस समय भक्ति के भाव में डूबा है। कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के वाशिम से किसानों के खाते में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6,000 रुपये की राशि डाली जाती है, उसकी 2,000 की किस्त डालने वाले हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कल किसानों के खाते में महाराष्ट्र के वाशिम से पूरे देश के किसानों के खाते में डाले जाएंगे। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनपी न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिंड पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में और भिंड अधीक्षक महोदय भिंड एसडीओपी महोदय लाहार प्रवीण त्रिपाठी के मार्गदर्शन में पॉक्सो एक्ट के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आपको बता दें, फरियादी का शिकायत पर थाना दबोह में अपराध पंजीकृत बताया गया है।
सर, जाखोली गांव में कोई घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? कल रात में थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जाखोली गांव में एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ गांव के एक युवक ने गलत काम किया है। बच्ची की शिकायत पर तत्काल थाने पर FIR पंजीबद्ध की गई थी। बच्ची का मेडिकल जिला अस्पताल भिंड से कराया गया था जी। और तत्काल मौके पर जाके देखा, गांव में आरोपी घर पे तलाश की थे, आरोपी नहीं मिला था जी। आरोपी की तलाशी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे। पूर्व निर्देश के पालन में आज एक टीम लगा करके आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा जी। बालिका की स्थिति अभी ठीक है और शीघ्र ही इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के खिलाफ क्या मामला दर्ज किया गया है प्रकरण? आरोपी के खिलाफ चूंकि बालिका 12 वर्ष से कम है तो इसमें नए कानून के तहत धारा 65(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पास्को एक्ट की धारा 5/6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। रीवा के त्योंघर से बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने सोशल मीडिया में धर्म के नाम पर अतिक्रमण करने को लेकर एक पोस्ट की है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण से हर धर्म के लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए ऐसे कार्यों को बढ़ावा न देते हुए प्रशासन को इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। मजार को लेके आपने कुछ बातें की? मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है और मुझे ऐसा लगा कि अतिक्रमण है और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो उस विषय में मैंने कहा मैं इसी अमैया में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिता भी यहीं पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। 7 दशकों से हमारा यहाँ पर 7-8 दशकों से हमारा घर यहाँ रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम छोटे थे, 5-7 साल के थे, 10 साल 15 साल के थे, तो हम लोग जब आते थे तो अमैया मोड़ में एक छोटा सा 3x3 का चबूतरा हुआ करता था। चादर उसमें शायद डाली हुई थी, लोगों ने, आस्था का प्रतीक रहा होगा कुछ लोगों का। तो वो छोटा सा था, किनारे था और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, रोड भी चौड़ी थी। परंतु मैं क्या देख रहा हूं कि पिछले 15 से 20 साल में उस छोटे से 3x3 की शायद मजार थी, उसको एक भव्य बिल्डिंग के तौर पर बना दिया गया है। और सबसे जो आपत्तिजनक स्थिति दिखती है वो एक बाउंड्री वॉल है हरे रंग की, उसको रोड पर ला करके रख दिया गया है। आप सब भी आते हैं, आप सब देखते होंगे कि कितनी असुविधा होती है ट्रैफिक को, खासतौर से पॉपुलेशन बढ़ने के बाद अमैया अब एक कंजेस्टेड एरिया हो गया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर को भी ये बात बता दी है और मुझे ऐसा लगता है कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रशासन और सभी नेता इसके लिए काम करेंगे। डिप्टी सीएम का भी घर इसी रास्ते पर, जैसा कि मैंने कहा, प्रशासन और सभी नेताओं का यही भाव होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जनता को असुविधा ना हो और इस तरह का अच्छा काम नवरात्रि के शुभ अवसर पर होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम समाज आप आवाज उठा रहे तो नाराज हो? क्या क्यों नाराज होगा? उसमें से हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, कोई एक समाज की रोड थोड़ी ना है। रोड तो सरकार की है, हर समाज उससे आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आपत्ति किसको है भी देखना पड़ेगा। धर्म के नाम पे अतिक्रमण किया जा रहा है। धर्म के नाम पर तो कोई अतिक्रमण होना ही नहीं चाहिए। कोई भी कहीं चादर बिछा के ऐसे अतिक्रमण कर ले तो ठीक बात नहीं। क्या आप मानते हैं किसके से ये अतिक्रमण बढ़ रहा है? अब ये देखना पड़ेगा, आप लोग को शिनाख्त करनी पड़ेगी कि किसका शय है। ऐसे अस्पताल चौराहे में 2 चौरा बना है बीच रोड, जो भी इस तरह के बने हुए अतिक्रमण है उनको हटना चाहिए। बीच रोड नहीं, हॉस्पिटल चौराहे पर बिल्कुल हटना चाहिए। जैसे मैं, लेकिन ये आप लोगों ने ये देखा है कि ये एकदम, अब आप स्वयं आए होंगे, आप लोगों ने देखा कितनी असुविधा होती है। सीधा वो बड़ा हुआ कम से कम 8-10 फुट का
बढ़ा हुआ एक स्ट्रक्चर दिखता है, जो कि समझ में आता है कि रोड उसमें अतिक्रमण की गई। आपने किसी अभी तक प्रशासनिक अधिकारी से मैंने आपसे कहा कि मैंने कलेक्टर को इस बारे में बता दिया, बोल दिया है, फोटो साक्ष्य के साथ बोल दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन इस पर कुछ ना कुछ करेगा। मस्जिद को अतिक्रमण हटाना चाहिए। अतिक्रमण जो वहां पर दीवार बनी है उसको हटाना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।